नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रस्तुति एवं भूमिका, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान एवं पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होने से सम्मानीय एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में ऊंचा होता है जबकि जाति व्यवस्था में नीचा होता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा जरूर होता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में प्रस्थिति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्थिति समाज में व्यक्ति का कोई न कोई पद या ओहदा या दर्जा होता है। एक प्रस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है तथा उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है उसे ही भूमिका कहा जाता है। यानी प्रस्थिति और भूमिका साथ साथ चलते हैं। प्रस्थिति व्यक्ति का समाज में एक पद, एक स्थान, एक ओहदा होता है, तो उसी पद या स्थान के साथ जो उसके कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं उसे ही हम भूमिका कहते हैं। अब हम प्रस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्थिति की अवधारणा को समझने के लिए इसकी कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे इलियट एवं मेरिल ने कहा है कि प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने कहा है कि प्रस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। रॉबर्ट बियरस्टीड ने बताया है कि सामान्यतः एक प्रस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्थिति व्यक्ति का समूह या समाज में एक पद होता है। यह पद उसे समाज द्वारा स्वतः प्रदान कर दिया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर यानी अर्जित उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त करता है। अब है प्रस्थिति की विशेषताएं। प्रत्येक समाज में एक प्रस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी प्रस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। प्रस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति का संबंध अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों से होता है जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में समझा जा सकता है। जैसे एक पिता की परिस्थिति यानी पिता का जो पद है वह तभी है जबकि उसका एक पुत्र हो। एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है, जो उदग्र यानी वर्टिकल या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के रूप में हो सकता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है और दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्नों के आधार पर अर्जित करता है।
अब है परिस्थितियों के प्रकार, यानी सामाजिक परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम सामाजिक परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यह जो कंसेप्ट था किसने दिया, कब दिया। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। यानी प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति समाज में पाई जाती है और इसका जो विचारधारा है या इसका जो कंसेप्ट है वह राल्फ लिंटन ने 1936 में दिया। प्रदत्त परिस्थिति, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान की जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती, यानी प्रदत्त परिस्थिति के लिए व्यक्ति को कोई मेहनत या कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर व कुरूप, लंबा व छोटा होना। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार के रूप में हम देख सकते हैं कि लिंग भेद के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति होती है। स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती है। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार हैं लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति। यानी प्रदत्त परिस्थिति उक्त कारणों के आधार पर निर्धारित होती है या लिंग भेद के आधार पर, आयु भेद या नातेदारी, जन्म के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति को आधार माना जाता है। अब है अर्जित परिस्थिति। दूसरी ओर समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये परिस्थितियां अर्जित कहलाती हैं। यानी जहाँ प्रदत्त परिस्थितियां व्यक्ति को बिना किसी मेहनत या परिश्रम के प्राप्त हो जाती हैं, उसी के दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं उसके गुणों के आधार पर, उसकी योग्यता, क्षमता या उसके परिश्रम, मेहनत के आधार पर प्राप्त होती है। हॉटन एवं हंट ने के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से ही है। आधुनिक समाज में जहाँ जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्जित परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। यानी आधुनिक समाज में व्यक्ति के जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुणों, उसके परिश्रम पर, उसकी योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पर अर्जित परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार निम्न हैं, जैसे संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारकों का हाथ होता है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के लिए उपयुक्त कारकों में से लिंग भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति उत्तरदायी हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह एवं उपलब्धियों का विशेष महत्व होता है। अब है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में अंतर। दोनों प्रकार की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनके अंतरों को हमें समझना होगा। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है।
यानी प्रदत्त परिस्थिति के लिए व्यक्ति को कोई मेहनत या परिश्रम नहीं करना पड़ता है। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति आदि होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, संपत्ति, आय के आधार पर या उसकी कुशलता के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होते हैं, इसलिए उनके आधार पर प्राप्त परिस्थितियाँ भी अपेक्षातया स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने से अर्जित परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रदत्त परिस्थिति हमें जन्म से प्राप्त होती हैं, इसलिए वे स्थायी होती हैं, और अर्जित परिस्थितियाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के परिवर्तन के साथ प्राप्त करता है, तो वह स्थायी की यानी प्रदत्त की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं, उनका अधिकार छेद अधिक स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरणार्थ, पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं है, त्वचा की सुंदरता को अंशों में मापा नहीं जा सकता है, जबकि अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। जैसे एक जज का पद, प्राचार्य, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, यह कानून और संविधान द्वारा स्पष्ट हैं। इस प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक महत्व होता है, जबकि अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि आजकल व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूमिका के बारे में। भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। कहने का तात्पर्य है कि बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं, यानी जब हमारी परिस्थिति समाज में होती है तो उस परिस्थिति से जुड़ी हुई कोई ना कोई भूमिका ज़रूर होती है, क्योंकि परिस्थिति बिना भूमिका के नहीं हो सकती है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। परिस्थितियाँ धारण की जाती हैं, जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। यानी परिस्थितियों को व्यक्ति धारण करता है और उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण होता है या भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक स्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, यह उस पद की भूमिका है। यानी समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, चाहे वह अर्जित परिस्थिति हो, चाहे वह प्रदत्त परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य या कर्तव्य संपादित करता है, वही उसकी भूमिका होती है। जैसे राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व और कर्तव्य होते हैं, यही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत माने जाएंगे। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कहते हैं कि मीना कुमारी ने चित्रलेखा की, अमजद खान ने डाकू की, अशोक कुमार ने पिता की अच्छी भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम की भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, यानी परिस्थिति का एक गतिशील या व्यवहारिक पहलू भूमिका कहा जाता है। अब है भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। डेविस कहते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जिसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका
कही जाती है। भूमिका प्रस्तुति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है, यानी एक व्यक्ति समाज में जो भी स्थान प्राप्त करता है, उस परिस्थिति या उस स्थान से जुड़े हुए जो भी कर्तव्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वही उसकी भूमिका कही जाती है। भूमिका प्रस्तुति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू होता है। अब है भूमिका की विशेषताएं। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के द्वारा होता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों और भूमिकाओं के संदर्भ में पाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ होता है। चूँकि परिस्थितियाँ प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है, वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी छोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कह सकते हैं। अब है प्रस्तुति और भूमिका का संबंध, यानी भूमिका और प्रस्तुति में क्या संबंध होता है। प्रस्तुति एवं भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। प्रस्तुति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, वह सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय प्रघटना है। जिस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है, इसका कारण है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्वों, क्षमता एवं व्यवहारों में भिन्नता का होना। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसका एक कारण यह भी है कि समूह या संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारी के कार्यों एवं दायित्वों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू है। प्रस्तुति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों, मान्यताओं के साथ साथ प्रस्तुति व भूमिकाओं के संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे मध्य युग में थे, वैसे आज के औद्योगिक युग में नहीं है। पति पत्नी, माता पिता एवं संतानों के संबंध भी धीरे धीरे बदलते हैं। प्रस्तुति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना प्रस्तुति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई प्रस्तुति नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था में प्राचार्य की प्रस्तुति ही ना हो तो कोई व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि बिना एक प्रस्तुति को धारण किए एक व्यक्ति उस पद से संबंधित भूमिका निभा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुति के साथ भूमिका साथ साथ चलती है। एक प्रस्तुति यानी पद एक ओहदे के धारण करने के कारण व्यक्ति से जिस कार्य को करने की या जिन कर्तव्यों को करने की अपेक्षा की जाती है, वही उसकी भूमिका कही जाती है। अब है प्रस्तुति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। प्रस्तुति एवं भूमिका का वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से निम्नांकित महत्व है। प्रस्तुति व भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन एवं तालमेल होना आवश्यक है। यानी समाज को सुचारू रूप से यदि हमें चलाना है तो प्रस्तुति और भूमिका को साथ साथ तालमेल के साथ चलना आवश्यक होता है। प्रस्तुति व भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती हैं। ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रस्तुति एवं भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है।
यानी प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित कुछ प्रतिमान और नियम होते हैं। समाज जिन्हें पूरा करने की उनसे व्यक्ति से उम्मीद करता है। ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी योग देती हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के पूर्व से ही समाज में विद्यमान होती हैं और व्यक्ति उनके अनुसार अपना आचरण करना सीखता है। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं और उसे बताती हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी है। परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं। समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियाँ होती हैं, वे व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित भी करती हैं और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इससे परिस्थिति और भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन भी पैदा हो गया है। आज भूमिका प्रत्याशा एवं भूमिका ग्रहण में काफ़ी अंतर आ गया है। इसके कारण वैयक्तिक एवं सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर परिस्थिति एवं भूमिका में संतुलन बना रहे और लोग बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते रहें। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।